अब 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस के पास अब रणनीति की कुछ कमी खलने लगी है कि फेक वीडियो तक आप पहुंचे हैं ये सोच के कि अब इसी से जीत मिलेगी, और फेक वीडियो वायरल पे वायरल करके उस एक मुद्दे पर आप चुनावी दांव लड़ना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद आपके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रभात जी। सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। अगर फेक वीडियो की जननी मैं बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जननी कोई हो नहीं सकती। इन्होंने क्या नहीं किया, हमारे एक नेता को का रेपुटेशन खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए फूके हैं इन्होंने। और आज बात होनी चाहिए पूर्णिमा जी कि कर्नाटका के अंदर 10 दिन पहले जिसकी पीठ थपथपाते हुए पूरे देश ने प्रधानमंत्री को देखा, वो इतना बड़ा जघन्य अपराध करके इस देश से भाग जाता है, जवाब देते नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बताइएगा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ये क्या बोलेंगे, वो भी फेक वीडियो है। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले से पता था, उसके ड्राइवर ने वो पेन ड्राइव और वो चीजें दे दी थी, उसके बाद भी इन्होंने उस पर कुंडली मार के बैठे रहने का काम किया। तो सबसे पहले आचरण की शुद्धता और सूचिता कम से कम हमें पार तो ना पढ़ाए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उनको खुद में झांकना चाहिए। ठीक है। अब दिक्कत यह है, ठीक है सर, धूल इनके चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ। धूल आपके चेहरे पर है और आईना साफ करते चले धनंजय गिरी जी, पहले अपने गिरेबा में झांक कर बताइए और उसके बाद मंच से आपके बड़े बड़े नेता कांग्रेस को घेरे इस फेक वीडियो के लिए। हाहाकार ने कांग्रेस को किस राह पे खड़ा कर दिया है। आज कांग्रेस दया की पात्र भी नहीं रह गई। फेक वीडियो, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ही पूरी फेक है, और फेक जब सामने आ रहा है तो आपके फेक वीडियो पर बोलने के लिए कांग्रेस का कोई नेता नहीं तैयार है, किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अभी मैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारे तरफ से भी कार्रवाई होगी, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हम लोगों ने किया। दूसरे वर्तमान कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहले पर भी स्वीकार किया ये फेक वीडियो लोगों ने किया है। तो हारी हुई लड़ाई में कांग्रेस इतनी नीचे गिर जाएगी, कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी, किस तरह से इस देश कितने कुत्सित कार्य करेगी, और कांग्रेस कहां पहुंच गई, क्या से क्या हो गई कांग्रेस देखते देखते। कांग्रेस का ये कुत्सित किया गया कुकर्म आज इस देश की जनता को इस कांग्रेस पार्टी का पार ये सर्व, और कांग्रेस को अब सर्व करनी चाहिए कि लड़ाई हार गए हैं तो राजनीतिक लड़ाई हार गए तो राजनीतिक तरीके से लड़िए, राजनीतिक सवालों को राजनीतिक जवाब दीजिए। आप फेक लड़ाई में उतर आए। कांग्रेस पार्टी का फेक चरित्र, फेक चेहरा, फेक स्वभाव है, वो इस देश की जनता देख रही है, और कांग्रेस पार्टी को उठाकर फेंक देने के लिए इस देश की जनता तैयार बैठी हुई है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस को उठाकर आप फेंक दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूं आपके पास धनंजय जी। राहुल लाल जी, मतलब वही वाली बात हो गई कि फेक वीडियो जैसी रणनीति अब कांग्रेस अपनाएगी, और वो भी उस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर। जिस तर्ज पर कांग्रेस खुद चुनावी मैदान में नजर आती है, उसी तरीके का वीडियो ऑल्टर कर अमित शाह के नाम पर परोस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात की एक बड़ी समस्या, और इस बात को लेकर आशंका लगातार थी कि चुनावों में इस तरीके के डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है, और वो होने भी लगा, जिसमें आपके बड़े बड़े नेता रेवंत रेड्डी पूछताछ के लिए आएंगे। ये बड़ी मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए? हमें नहीं लग रहा कि कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल है, उल्टे फेक वीडियो पे भारतीय जनता पार्टी के दोहरे रवैये को स्पष्ट कर दिया है। मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, अगर पूरी पार्टी को हम लोग देख रहे हैं, तो पार्टी का काम और उनके तमाम जो आईटी सेल है उनका काम था कि राहुल गांधी से संबंधित फेक वीडियो को जारी करना। और उसमें से एक फेक वीडियो, आलू और सोना वाला जो फेक वीडियो है, एक तो फेक वीडियो बनाया ही गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी अपने चुनावी सभा में उस फेक वीडियो का वर्णन कर रहे हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये वाला दावा हम नहीं कर सकते। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इससे संबंधित मामले दर्ज होंगे? अभी जब राजस्थान के चुनाव हो रहे थे तो मैं जोधपुर में मौजूद था, और जोधपुर में वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कर्ण सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हवाई दावा करती, वो दावे ऐसे हैं जैसे कि आसमान तक सोने की सीढ़ी पहुंचाना।
उस वीडियो को भी एडिट कर दिया बीजेपी के लोगों ने और कह दिया कि भाई कांग्रेस दावा कर रही है, उल दावा कर रही है कि वो सत्ता में आएगी तो आसमान तक सोने की सीढ़ी पहुंचाएगी। आप सोच के देखिए कि दोहरे मापदंड किसके हैं। यहाँ ठीक है, आजकल तो समस्या ये हो गई है कि कौन सा वीडियो सही है गलत है उसको चयन करने में हम लोग ठीक है, लेकिन फैक्ट चेक होता है, उस फैक्ट चेक से सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन संजय राणा जी, क्या जिस तरीके के कंपैरिजन हो रहे हैं, आपने प्रभात जी को भी सुना, आपने राहुल लाल जी को भी सुना, जिस तरीके के कंपैरिजन हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले की गंभीरता को, जिस मुद्दे को ऑल्टर करके फेक वीडियो के जरिए जनता के सामने रखा गया, इसकी गंभीरता किस हद तक ज्यादा है? आरक्षण की बात पर यह कहते हुए कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या यह एक इग्नाइटिंग मुद्दा नहीं हो सकता था जिससे यह बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, जिसको जनता के सामने कुछ इस तरीके से पेश किया गया? बिल्कुल पूर्णिमा, अगर इसकी चर्चा की जाए तो बिल्कुल बहुत संगीन मामला था। इसलिए आपने देखा होगा 153, 469, 153A और 171G और दूसरे IT एक्ट के धारा लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो, डॉक्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हो, तो इस तरह की इसलिए धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इससे कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक राहुल लाल जी बोल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे भाई डॉक्टर होते हैं, जिसका कंपेयर किससे कर रहे हैं? कर्नाटका की। देखिए, कर्नाटका में जो पहली एफआईआर हुई थी वो 23 तारीख को एफआईआर हुई थी, उसके बाद अब 4 दिन सोते रह गए। आपकी सरकार, आपका कानून, आपकी पुलिस और आपका बंदा ही गिरफ्तार नहीं कर पा रहे और चला जा रहा है, तो प्रश्नचिन्ह भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हो। भाई, किसी तरह का भी जघन्य अपराध होगा, चाहे महिला के खिलाफ हो, चाहे डॉक्टर वीडियो हो या ऑडियो हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर के पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, अपनी संवेदना के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से काम अभी हो रहे हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। भाई, अगर लगता है कि कांग्रेस की रणनीति में कोई कमी नहीं है, रणनीतिकार अच्छा है, उनके एजेंडे अच्छे हैं, तो इस तरह के काम करने की उनकी कोई जरूरत है, वो जाकर के जनता के बीच अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सवाल यह था कि कहीं बैकफायर करता हो तो नजर नहीं आ रहा है। प्रभात जी से जवाब लूंगी, लेकिन एडवोकेट अश्विनी दुबे भी हमारे साथ है, साइबर एक्सपर्ट है। अश्विनी जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है या नहीं है, लेकिन इससे इतर आपसे मैं बात करना चाहती हूं और ये समझना चाहती हूं कि बाढ़ है ना सोशल मीडिया पर, तो फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से या उनके आईटी सेल की तरफ से जारी की गए इस तरीके के फेक वीडियोस हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो वीडियोस हैं, और इस बात की आशंका पहले से ही थी कि इस बार के चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फेक वीडियोस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसका जिक्र खुद चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। लेकिन क्या ये फेक वीडियोस जारी करने वाले इस बात को नहीं समझते कि इसके रेपरकशंस कितने बड़े हो सकते हैं और लीगल इंप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा संभावित हैं अगर इन पर कार्रवाई होती है तो? निश्चित तौर पर देखिए, फेक रूट कॉज है हर प्रकार के वायलेंस का, सोसाइटी में रिफ्ट पैदा करने का, लोगों के बीच में ऐसी भावनाएं पैदा करने की जिससे दूसरे समुदायों के बीच में भिन्नता हो जाए। और खास तौर से जब आप देश के होम मिनिस्टर का फर्जी फेक एडिटेड वीडियो आप सर्कुलेट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो एक मैसेज जाता है कि एक इंडिविजुअल का वीडियो नहीं है, ये वीडियो देश के होम मिनिस्टर का है, यानी इसमें सच्चाई है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा जघन्य अपराध है जो जघन्य अपराध हमारे कानून में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की परिधि में नहीं आते। क्यों? इंटरमीडिएट गाइडलाइंस इसीलिए लाई गई 2021 में, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस इसीलिए लाई गई 2022 में। जब आप देखिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान होम मिनिस्ट्री ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स उस समय आईएसआई प्रायोजित चल रहे थे। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले खालिस्तानी समर्थक हैं, वो वहां बैठे हुए उसको जो है प्रमोट कर रहे थे। इसीलिए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बनी ताकि ओरिजिनेटर का नाम पता चल सके। पहले तो क्या करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर ओरिजिनेटर का नाम नहीं देते थे। अब ये पता जब चल रहा है कि इसको ओरिजिनेट करने वाला, इसको पहली बार सर्कुलेट करने वाला कौन व्यक्ति, तो कार्यवाही होगी। और एक ऐसी कार्यवाही टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए ताकि मैसेज में, देखिए इलेक्शन के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इसलिए आप लॉ को वायलेट करने वाला वीडियो बनाएंगे, या आप ऐसा वीडियो बनाएंगे जो भारत के कानून में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
कतई वो नहीं है। ये हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं, रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्शंस की श्रेणी में आएगा, जो लिमिटेशंस है उसमें आएगा। और मैं समझता हूं कि इसमें जो जांच चल रही है, इसी वीडियो में नहीं, जितने भी वीडियो, अभी देखिए कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल डीप फेक से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वीडियो कैसा बन गया। डीप फेक से आपने देखी कि किसी का जो है उसको उसकी गरिमा को लेकर के किसी महिला के डीप फेक के वीडियोस बनाकर सर्कुलेट करने लगे। तो देयर कांट बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसीलिए कानून यह कहता है कि अगर आप जानबूझकर या अनजाने में भी इस तरह के वीडियो सर्कुलेट करते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाए या किसी की भावनाएं दूषित हो या रिफ्ट पैदा हो या गलत मैसेज जाए, तो आपके ऊपर वहां की ठीक है। पुलिस कार्यवाही करेगी।